यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विद आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोहरे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एवरी संडे 12 o'clock से लेकर 2 o'clock तक हमारी करंट अफेयर की क्लास कंडक्ट होती है। इसका मेन एजेंडा यह है कि वे सभी एस्पिरेंट जो भी 2026 में अपना यूपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस का प्रिलिमिनरी एग्जाम का अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। यानी कि आप जानते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम में करंट अफेयर का हर एक सब्जेक्ट में आपको वेटेज देखने के लिए मिलेगा। अब चाहे ये ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी हो या फिर आप रिसेंट में घटित हुई किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी, किसी भी प्रकार की कोई भी घटना के बारे में डिस्कस करें, या आपके प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें जो करंट अफेयर का वेटेज है आप देखेंगे कि लगभग 40% के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। दैट इज वाई करंट अफेयर को बहुत सिक्वेंशियल मैनर में कवर करना एसेंशियल हो जाता है। याद रखिएगा कि इस सेशन को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और कम से कम यदि आपके पास टाइम हो तो इस सेशन को 2 बार देखें, बिकॉज कि हो सकता है कि एक बार में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उतने अच्छे से डेवलप ना हो पाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो सेशन है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में अवेलेबल है। यानी कि यहां पर ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, जिसमें से कुछ स्टूडेंट अपने नाखून का मैल निकाल रहे हैं। बाकी तो यहां पर याद रखिएगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, और इसीलिए हो सकता है कि मैं कैमरे से आई कांटेक्ट ना कर पाऊं, तो आप थोड़ा सा इसको मैनेज करना। ऐसा इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरा आप पर ध्यान नहीं है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन का जो टेलीग्राम हैंडल है सिविल्स विद आकाश के नाम से, वहां पर आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम हैंडल भी यहां पर आपको अवेलेबल देखने के लिए मिलेगा। नाउ चलिए हम डिस्कस करते हैं आज का जो टॉपिक है। ये सबसे पहले थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू आ गया है, दैट इज वाई मैं बीच में थोड़ा सा पॉज लूंगा, तो उसको आप थोड़ा सा कंसीडर करिएगा, ठीक। चलिए, नाउ यू आर कंफर्टेबल? आई एम नॉट। चलो आगे आते हैं। करो करो, आप कंटिन्यू करो। हाँ बताइए। क्या? नहीं नहीं, ठीक है, वो तो कैमरे में नहीं आएगा ना। सुनो मेरी बात कि एक्चुअली में एक न्यूज आपने सुनी होगी, जब हमारी इंडियन पॉलिटी चल रही थी तो उसमें मैंने ये बात बताई थी। इंडियन पॉलिटी में जब हम पढ़ रहे थे अपना पार्ट 1, तो वहां पार्ट 1 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3। और वहीं पर एक न्यूज हमारे सामने आ गई थी, वो है केरल का नाम केरलम होने की। पता है ना ये बात? ठीक है, तो बस इसको याद रखिएगा, पेन कॉपी उठा लेना थोड़ा सा। आज की जो न्यूज़ेस हैं ये थोड़ा सा प्रिलिमिनरी एग्जाम पर ज्यादा बेस्ड है, ठीक है, तो उनको आप लिखते जाना। कुछ मेंस के डायमेंशन भी हो, उनको मैं समझाते जाऊंगा। तो यहां पर एक बात याद रखना कि जब हम अपना ये जो पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में यदि आप देखोगे कि किसी भी जगह का नाम, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में आने वाले किसी भी राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी का नाम या फिर उसकी सीमाओं में यदि परिवर्तन किया जाना है, तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है? आर्टिकल नंबर 3। बात समझे? यानी कि जो केरल है इसका नाम केरलम क्यों किया गया है? सबसे पहले मेंस का एस्पेक्ट आप समझ लो, प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट मैं लिखवा दूंगा। याद रखना कि जो नेमिंग है ये आपके कल्चर को, ठीक है, जो नेमिंग है, जैसे इंसान का नाम यदि आप देखोगे तो नाम और सरनेम के अकॉर्डिंगली आप ये डिफाइन कर सकते हो कि ये भारत के किस टेरिटोरियल एरिया से बिलोंग करता होगा, किस यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता होगा, किस राज्य क्षेत्र से ये बिलोंग करता होगा। नाम के आधार पर आप पता लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि लाइक यदि आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करोगे, मिश्रा, दुबे, शुक्ला, ये तमाम प्रकार के, मरावी, ये तमाम प्रकार के जो सरनेम है ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये मिश्रा, दुबे, शुक्ला ये आपको हरियाणा, पंजाब में कम देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। भाटी, भाटिया, सिंह ये आपको ज्यादातर कहां मिलेंगे? ये पंजाब हरियाणा वाले रीजन में। यदि आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों से कभी नाम पूछना, मैं गारंटी देता हूं नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। यानी बहुत अजीब तरीके के नाम होते हैं, उनको अजीब नहीं लगते, ये हमको अजीब लगते हैं, हमारे नाम उनको अजीब लगते हैं, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई हर एक एरिया की एक आइडेंटिटी होती है, और ये आइडेंटिटी एक्चुअली में वहां की लैंग्वेज, वहां के नॉमेनक्लेचर, इन सभी से आती है, नामकरण। बात समझिए? तो यहां पर याद रखो कि असल में केरल का नाम कोई दिक्कत नहीं थी, बट केरल में जो भाषा बोली जाती है यह है क्या? मलयालम। कौन सी भाषा? मलयालम। तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी। किसी ने महाराष्ट्रियन बोल दिया होता ना, मैं सही बता रहा हूं, गोली मार देता हूं, ठीक। महाराष्ट्रियन, कौन सी बोली? महाराष्ट्रियन। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेशी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेशी,
लैंग्वेज याद रखना। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली जाती है? सर उसमें तो बहुत है, अवधी है, ब्रजभाषा है। हाँ वेरी गुड, चलो यूपी का नाम तो बचा लिया, वेरी गुड, है ना। सुन लो, दिमागदार लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। सुनना मेरी बात कि एक्चुअली में यदि आप देखेंगे, क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो यदि आप केरल का नाम देखोगे तो केरल हिंदी भाषा का नाम है, और यदि आप केरलम देखोगे तो ये मलयालम में केरल को केरलम नाम दिया जाता है। तो यहाँ के लोग बोलते थे भाई हमारे यहाँ भाषा बोली जाती है मलयालम। 1956 में जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो उसके पहले हम भाषाई आधार पर बनने वाले राज्य, तो मलयालम हमारे यहाँ की कल्चरल लैंग्वेज है ना, ये हमारी जो कल्चर है इसको डिफाइन करती है। हमारे यहाँ का कल्चर पूरा पूरा यानी नॉर्थ इंडिया से सेपरेट है, हमारे यहाँ का खान पान अलग है। तो भाई हमारे यहाँ का जो नामकरण है ये भी हमारे अनुसार होना चाहिए। जैसे कि यदि आप तमिलनाडु को देखोगे तो तमिल भाषा के आधार पर तमिलनाडु, ठीक है, ऐसे ही हमारा नाम बदलना चाहिए। तो एक्चुअली में कल्चर को डिफाइन करने वाले जो नाम है, इनकी मांग के आधार पर केरल का जो नाम है ये केरलम रखने का जो प्रस्ताव है ये लाया गया, और इसीलिए केरल का जो नाम है ये केरलम आपको वर्तमान में देखने के लिए मिलेगा नहीं, हुआ नहीं है, ठीक है। ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट ये आने वाला है, ठीक है। इसकी 4 स्टेजेस रहती हैं, ये 4 स्टेजेस एक एक करके लिखना। इसके बारे में लिख लो कि सबसे पहले तो याद रखो कि केरल का नाम क्या करने वाले हैं हम, केरलम, और ये किससे संबंधित है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 3 से, और आर्टिकल नंबर 2 से नहीं। आर्टिकल नंबर 2 क्या बोलता है, नए राज्यों की प्रवेश, है ना, और ये नए राज्यों का स्थापना और वर्तमान राज्यों की सीमा और उनके नाम में परिवर्तन, है ना, ये आर्टिकल नंबर 3 है। तो केरल का नाम जो केरलम करने का प्रावधान है, याद रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत आता है। इसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है ये एक्चुअली में सबसे पहले जो केरल की लेजिस्लेटिव है ये बताएगी कि भाई हमको नाम चेंज करना है, यानी कि ये हमारी मर्जी है कि हम नाम चेंज करना चाहते हैं। इसके बाद यानी कि इसको कहा जाता है कि प्रेसिडेंट इसके लिए प्रपोजल देंगे, प्रेसिडेंट इसके लिए प्रस्ताव करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो बिल है ये पार्लियामेंट में जाएगा, बिकॉज कि किसी भी नाम में परिवर्तन या फिर राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करने का जो अधिकार है ये पार्लियामेंट के पास है, भारतीय संसद के पास है। तो पार्लियामेंट इसके लिए बिल बनाएगी और इस बिल को अप्रूवर करेगी, इस बिल को अप्रूव करेगी, और आफ्टर द अप्रूवल फिर फाइनल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये जारी किया जाएगा। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, कि सबसे पहले प्रेसिडेंट आएंगे और प्रेसिडेंट बोलेंगे कि हाँ मैं परमिट करता हूं कि इस संबंधित क्षेत्र का नाम या फिर इसके राज्य क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए। पार्लियामेंट आएगी, एक बिल फॉर्म करेगी और इस बिल को पेश करेगी पार्लियामेंट में। अब आप बताओ कि ये किस प्रकार का बिल है, ये किस प्रकार का बिल है। आर्टिकल नंबर 3 का हम यूज कर रहे हैं, आर्टिकल नंबर 3 का यूज कर रहे हैं, मतलब कि ये एक साधारण बिल है, ठीक, हाँ, संविधान संशोधन बिल माना जाएगा क्या, पर इसको नहीं माना जाएगा। क्यों, मैंने लिखा है ना आर्टिकल नंबर 4 में, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, नहीं माना जाएगा। ये आएगा एक ऑर्डिनरी बिल की भांति, ये पास होगा और पास होने पर ये लाजी यानी अप्लाई हो जाएगा। तो पार्लियामेंट से यदि ये पास हो गया तो पास होने के बाद एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया जाएगा, और ये आफ्टर द डिक्लेयर ये फाइनल नोटिफिकेशन। अब आप देखोगे कि यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, जो नाम है ये ऑफिशियली तौर पर चेंज मिल रहा है। ये सिंपल सी एक मेथड होती है भाई। यदि मान लीजिए केरल का नाम केरलम किया जाना है और यदि वहां की स्टेट असेंबली ने ये बोल दिया है कि केरल का नाम केरलम कर दो, तो कर दो ना, इसमें पार्लियामेंट का क्या रूल है भाई। वहां के लोकलाइट बोल रहे हैं, वहां की स्टेट असेंबली ने बोल दिया कि नाम चेंज करना है, कर दो, दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत कुछ नहीं आ रही। एक्चुअली में केरल का नाम केरल करना, मैंने ये अभी बताया कि एक्चुअली में ये कल्चरल डाइवर्सिटी को बताता है कि भाई हम अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। और हमारे यहां आर्टिकल नंबर 1 भी है, और आर्टिकल नंबर 1 में कहा जाता है यूनाइटेड इंडिया की बात, है ना, भारत अर्थात इंडिया ये राज्यों का संघ हुआ, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स की ये बात होती है। यदि मान लीजिए हमने कल को इसकी बात बिना किसी दखलंदाजी के मान ली, मतलब कि स्टेट ये समझ लेंगे कि भाई स्टेट असेंबली ने जो डिसीजन ले लिया वो फाइनल डिसीजन है, मतलब कि पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है ये स्टेट पर कम है। और फिर हर एक राज्य ये डिमांड करेगा कि सर केस नंबर 1 में, सुप्रीम कोर्ट के केस पढ़े हैं आपने, केस नंबर 1 में आपने ये डिसीजन दिया था, और दैट इज वाई अब मैं आंध्र प्रदेश उठ रहा हूं, और आंध्र प्रदेश में बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है वो है तेलुगु, और मेरे यहाँ की जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं ये ऐसी 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 है, और मैं अब यहां पर क्या बनाऊंगा, अपना नाम भी चेंज करूंगा, अपनी सीमा भी चेंज करूंगा। हो सकता है कि इसकी जो अदर मांग है वो भी उठने लगे, जो कि एक्चुअली में आर्टिकल नंबर 1 के लिए खतरा हो जाए।
तो इसीलिए वर्तमान राज्यों के नाम, सीमा, इनमें परिवर्तन करने का जो अधिकार है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यानी कि ये डायरेक्टली नहीं पूछेगा आपसे कि भाई बताइए केरल का नाम यदि केरलम किया गया है तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से संबंधित है, ये तो सभी को पता है ना। केरल का नाम यदि केरलम हो रहा है तो ये हुआ है कि नहीं हुआ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, पार्लियामेंट से ये पास हो गया है, प्रेसिडेंट ने अप्रूव दे दिया है, बट यहां पर याद रखना वो आपसे पूछेगा कि सर यहां पर क्यों नाम और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार हमने केंद्र सरकार को दिया है। यदि मान लीजिए राज्य अपना नाम परिवर्तित करना चाहता है, मैं अपना नाम परिवर्तित करना चाहता हूं तो मैं कर लूं ना, ये कौन रोक रहा है। सेम राज्य यदि परिवर्तित करना चाह रहा है राज्य कर ले, केंद्र का अप्रूवल की क्या जरूरत है। तो इसका एक सिंपल सा फंडा यह है कि असल में ये यूनाइट इंडिया का, ठीक, यूनिटी ऑफ इंडिया का ये विषय है, भारत की अखंडता का ये विषय है। कल को कोई दूसरा राज्य अपनी डिमांड ना जारी कर दे इस केस के नाम पर, इसीलिए हमने क्या किसको पावर दे रखी है, पार्लियामेंट को। यानी कि कुल मिलाकर ये केंद्र सूची के विषय के अंतर्गत आएगा, राज्य इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। हाँ, यदि राज्य को सीट्स घटानी बढ़ानी है, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन करना है तो ये अप्रूवल कर दे, वो भी सब किसके पास जाएगा, पार्लियामेंट के पास ही जाएगा। बात समझिए। इसीलिए स्टेट पर कंट्रोल, यानी कि आपने वो पढ़ा था फेडरलिज्म, ठीक है, तो स्टेट पर कंट्रोल करने के लिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई यहां पर सेंट्रलाइजेशन इंप्लीमेंट करेंगे, बट हमारा जो कंट्रोल है ये स्टेट पर होना चाहिए। दैट इज व्हाई हमने क्या किया है यहां पर, असल में ये जो पूरा सिस्टम है ये फॉलो किया है कि भाई यदि वर्तमान राज्य की सीमा, नाम, इसमें परिवर्तन करना है तो पार्लियामेंट ही ये कर सकती है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का 100%। ये तो इसको एक बार लिखना क्रमवार तरीके से, एक बार में मैं लिखा देता हूं। वर्ष 2024 में केरल की लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर केरल की राज्य विधानसभा में एक रिजोल्यूशन पास किया गया जिसमें केरल का नाम केरलम किया जाने का प्रावधान है। 2024 में केरल की राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया या प्रस्ताव पास किया गया जिसमें केरल का नाम केरलम किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, 4 चरण लिख लिए। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 3 से संबंधित है। यह भारतीय संविधान की अनुच्छेद 3 से संबंधित है। अनुच्छेद 3 से संबंधित है। नेक्स्ट लाइन, नाम बदलने के पीछे का मुख्य कारण भाषाई पहचान, साथ में भाषाई पहचान पहला, दूसरा सांस्कृतिक पहचान, तीसरा ऐतिहासिक कनेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संपर्क नहीं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बनाए रखना है है ना। और यही कारण है कि बॉम्बे का नाम मुंबई हुआ, ठीक है, मद्रास का नाम चेन्नई हुआ, ठीक है, चेन्नई का नाम पहले मद्रास हुआ करता था इसीलिए चेन्नई रखा गया। बॉम्बे का नाम मुंबई रखा गया। मुंबई क्यों रखा गया? क्योंकि मुंबई एक्चुअली में मराठी भाषा में आता है, ठीक है। बॉम्बे किसका है? अंग्रेजी भाषा का, ठीक है। बॉम्बे कौन बोलते थे? ब्रिटिशर्स, और इसीलिए बॉम्बे का नाम बदला गया था। इसी प्रकार से यदि आप देखोगे आजकल दिल्ली को दिल्ली बोला जाने लगा है। वो दिल्ली है ही नहीं, कोई वर्ड ही नहीं होता है दिल्ली, ठीक। हाँ, इंद्रप्रस्थ रखने का भी प्रस्ताव हो रहा था, तो एक्चुअली में वो दिल्ली है, दिल्ली हिंदी में नाम है उसका, ठीक है। दिल्ली लोग क्या बोल देते हैं कि दिल्ली। अरे दिल्ली क्या, दिल्ली फॉर्म खोल रहे हो क्या, डेयरी फॉर्म, ठीक। यानी उसका नाम क्या है? दिल्ली है उसका नाम। सो कॉल्ड एजुकेटेड, सो कॉल्ड अपने आप को ऑर्गेनाइज लोग बताने के लिए वो क्या बोल देते हैं? दिल्ली। अरे दिल्ली गलत क्यों पढ़ रहे हो उसको? आपकी जुबान में कुछ वो क्यों बोलते हैं? यानी जब आप फॉरेन जाते हैं ना तो वो दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली क्यों? उनके यहाँ दा होता ही नहीं है ना, दा होता ही नहीं है, ठीक। वो दिल्ली बोल ही नहीं सकते हैं, इसीलिए देखना कभी उनका एक्सेंट ऐसा लगेगा तुतला रहे हैं। वो तुतलाने का मतलब समझते हो, है ना, यानी कि जुबान साफ नहीं है उनके, वही इंग्लिश सुनना। एक्चुअली में इंडियंस की जो जुबान है ये साफ है, वो क्लियर वर्डिंग ला सकते हैं, बट
स्टडी वो क्या बोलेंगे? स्टडी। अरे स्टडी बोलो ना, स्टडी क्यों बोल रहे हो? वो बोलते हैं स्टडी इसलिए क्योंकि वो स्टडी नहीं बोल सकती, इतनी क्लियर उनकी टंग है ही नहीं। बात समझी ना? तो यहां पर याद रखना कि यदि कोई बोले कि नहीं ये सही प्रोनाउंसिएशन ये होता है, कहना रखो अपना ऑफर लेटर, सही प्रोनाउंसिएशन यही होता है, स्टडी ही होता है, वो स्टडी नहीं होता है। ठीक है, मुंबई ही होता है, मुंबरा नहीं होता है, दिल्ली होता है, दिल्ली नहीं होता है। ठीक है, ऐसा ही गुवाहाटी होता है, गुवाहाटी। कई लोग उसको गुवाहाटी बोल देते हैं, गुवाहाटी। अरे गुवाहाटी क्या होता है? गुवाहाटी नहीं होता, गुवाहाटी होता है, गुवाहाटी। ठीक, गुवाहाटी इंग्लिश की स्पेलिंग लिख के देख लो। ठीक, ऐसे बहुत सारे। जयपुर को जयपुर, अरे पूरा प्रोनाउंस करो ना उसको, जयपुर है वो, जयपुर। स्पेलिंग उसकी JAIPUR, जयपुर। गणे माय पॉइंट। तो यहां पर याद रखना कि इंडियंस की बेसिकली टंग अच्छी है, उसको टंग को जानबूझ के बिगाड़ लेते हैं। जैसे लड़कियों की मैच्योर होती हैं पर मालूम नहीं अचानक से बचपना कैसे आ जाता है। तो बस वही वाली बात है। बात समझिए ना? तो चलो आगे आते हैं, खैर कोई बात नहीं, आप साफ कर लो। ठीक, आगे आते हैं। देखिए नेक्स्ट जो करंट, हाँ बोलो बोलो बोलिए बोलिए। इसका जो ये भी है सर, एक है कि ये रखा गया लेकिन नारियल का प्रदेश है, नहीं नहीं, अपन को सांस्कृतिक में ही रहना है। ठीक, यानी फिर तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट निकल आएंगे, है ना? तो अपन को उसी में रहना है जो यूपीएससी के आसपास घूमे, वो उससे रिलेटेड नहीं हो सकता है। बिल्कुल ऐसे और भी बहुत सारे फैक्ट निकल आएंगे पर उनमें नहीं जाएंगे हम। ठीक है ना? जो यानी आपका जीएस पेपर से कनेक्टिविटी निकलनी चाहिए ना, जो यूपीएससी चाहता है आंसर वो आपका आना चाहिए। ठीक है ना? आगे आते हैं। देखिएगा, आपको मणिपुर का डिस्प्यूट याद है? इससे पहले के यानी मैंने करंट अफेयर में भी ये कवर कराया है कि नहीं? वेरी गुड। अब देखना कि मणिपुर का डिस्प्यूट पर सभी लोगों ने सुना नहीं होगा, तो मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। मणिपुर में दो प्रकार के इंसान रहते हैं, एक वो जो कि हिली एरिया में रहते हैं और एक वो जो कि प्लेन एरिया में रहते हैं। बात समझ में आई? प्लेन एरिया में रहने वालों को क्या नाम दिया जाता है? क्या नाम दिया जाता है? मैतई। ठीक है, इनको नाम दिया जाता है मैतई का। और जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं इनको नाम दिया जाता है कुकी का। ठीक है, बट ऑब्वियस सी बात है कि मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर हिमाचल से हैं, और कल ही हमारी बात चल रही थी कि एक्चुअली में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक कॉमन सी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी कि भाई यहां पर भी दो प्रकार के लोग हैं, एक वो जो हिल एरिया में रहते हैं और एक प्लेन एरिया में रहते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, इसी को इंप्लीमेंट कर लेना पहाड़ों यानी मणिपुर के कंटेक्स्ट में, एज इट इज नहीं, मैं बता रहा हूं बस। तो यहां पर याद रखो, मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में एक हिल एरिया में रहने वाले लोग हैं और साथ में एक प्लेन में रहने वाले लोग हैं। जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में आप देखोगे कि भाई जो पॉलिटिशियन है अपनी जो सुविधाएं हैं, अपनी जो फैसिलिटीज हैं, अपनी जो पॉलिसीज हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन प्लेन एरिया में ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं और यहां पर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यहां पर हेल्थ एरिया, जो हेल्थ सेक्टर है, ये भी उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे एनर्जी सेक्टर भी उतना अच्छा नहीं है। यहां पर रोडवेज, रेलवेज की जो कनेक्टिविटी है ये इसलिए अच्छी नहीं है। अब यदि मान लो यहां के लोग उठकर इस प्लेन एरिया में आ जाएं, तो ये प्लेन एरिया में रहने वाले लोग ये नहीं बोलेंगे क्या भाई ये तो हमारा बाय बर्थ प्लेस है, हम तो पैदा ही यहां पर हुए हैं, आप ऊपर से आ रहे हो। तो अब मेन डिस्प्यूट इसमें छिड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड यार, तो यहां पर एक याद रखो कि एक्चुअली में यदि मान लीजिए इस पहाड़ी क्षेत्र के लोग इस प्लेन में आ जाते हैं, तो यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, एक डिस्प्यूट पैदा होगा। और ये डिस्प्यूट क्या होगा कि भाई
जो प्लेन एरिया में पहले से रह रहे लोग हैं ये क्या बोलेंगे कि यहाँ के जो रिसोर्सेस हैं ये हमारे हैं, आप पहाड़ों से आए हो तो ये रिसोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आप में क्यों हो। तो पहाड़ी लोग क्या बोलेंगे कि एक्चुअली में सर ये तो हम तो उत्तराखंड के ही है ना, हम हिमाचल के ही हैं, वहां रह रहे हैं या फिर यहां रह रहे हैं, रिसोर्सेस तो इक्वल है ना। तो इसके कारण एक डिस्प्यूट जन्म लेता है। हिमाचल उत्तराखंड में है नहीं, हो सकता है कि ये हो जाए। तो ये एक्चुअली में मणिपुर में है। मणिपुर में ये कहा जाता है कि जो कुकी हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले लोग हैं और जो मैतेई हैं ये प्लेन एरिया में रहने वाले लोग हैं। होता यह है कि पॉलिसीज का जितना भी इंप्लीमेंटेशन है, पॉलिसी जितने भी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट की जाती हैं वो इस प्लेन में ज्यादा अच्छे से हो जाती हैं। मैतेई को ज्यादा फायदा मिलता है, कुकी को कम फायदा मिलता है, हिल एरिया में रहने वाले लोगों को। ठीक है, तो अब होता यह है कि इसके कारण एक डिस्पैरिटीज जन्म लेती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कहा जाता है कि ये जो कुकी है ये यहाँ की नेटिव है ही नहीं, ये कहीं और से आई है और यहाँ पर बसी हुई है। बात समझिए, कहां से आई है इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्प्यूटेड है ये, क्योंकि ये अपनी ही जो आइडेंटिटी है इसको लेकर बहुत ज्यादा मतभेद है इनमें। तो यहां पर याद रखो इसके कारण इन दोनों में लड़ाई होती है, पर ये लड़ाई पहले से तो थी नहीं। अब हुआ ये कि भाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, 2023 के आसपास आप देखोगे ये कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक साल बाद यहां पर प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाता है, आर्टिकल नंबर 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन में यह बात कही जाती है कि भाई अब जब इस मुद्दे को नहीं सुलझाया जा रहा है और साथ में ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो अब एक काम करते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का मतलब ये कि भाई जो वर्तमान गवर्नमेंट है यहां से हट जाएगी, ठीक है, और अब जो सेंट्रल का पूरा रूल है ये यहां पर चलेगा। अब बात समझिएगा कि प्रेसिडेंशियल रूल के दौरान जो स्थितियां हैं ये कंट्रोल होनी चाहिए थी, बट फिर भी स्थिति कंट्रोल नहीं हो पाती है। इवन जो केंद्र की पुलिस है, पुलिस बल, ये भी लगा दिया जाता है, जिसको हम सीआरपीएफ नाम देते हैं, ये भी लगा दिया जाता है। यहां पर कई एरिया में बीएस जो आर्मी है ये भी डिप्लॉय कर दी जाती है, पर इसमें भी कंट्रोल नहीं होती। रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ, दिसंबर की ये बात है शायद, कि भाई इससे पहले तक तो ये अच्छे से रहते थे, कुकी और मैतेई में जो वैवाहिक संबंध है ये भी होते थे। तो असल में मैतेई परिवार के एक व्यक्ति ने कुकी परिवार की एक महिला से शादी की थी। सुनिए आप, मैतेई परिवार के मैतेई समुदाय के एक बॉय ने कुकी परिवार के एक महिला से शादी की थी। ये महिला गई थी अपने घर और मैतेई समुदाय का ये जो व्यक्ति है ये उस महिला को लेने पहुंच गया। समुदाय को मालूम चला कि मैतेई का आया है और इन्होंने उसके पति को मार दिया। बात समझिए, पहले से कोई डिस्प्यूट चल रहा था पर मार दिया। कैसे हंस रहे हो बदतमीजों, शर्म नहीं आती, मार दिया उसके पति को और हंस रहे हो। खासकर ये महिलाएं, लड़के तो चलो थोड़ा सेंसिटिव हैं, ठीक, हंसी क्यों आ रही है आप लोगों को? पापी हो आप लोग, पापी, ठीक है। हाँ, क्या बोला आपने? इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते यदि आप देखोगे तो फरवरी 2025 में यहां के जो सीएम थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। सो हाल फिलहाल में यहां पर एक्चुअली में जो प्रेसिडेंशियल रूल है ये एंड हुआ है, यानी कि इसको खत्म किया गया है। एंड ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ एक और बात याद रखो आप, प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन यहां पर समाप्त हुआ है। अब राष्ट्रपति शासन यहां समाप्त हुआ, दैट मींस गवर्नमेंट आएगी अब। पर राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद दोबारा लगाए जाने का यहां पर विचार क्यों चल रहा है इसके बारे में देखो। आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, वहां पर राष्ट्रपति शासन पढ़ा है। राष्ट्रपति शासन में आपने ये बात नोटिस की होगी कि भाई राष्ट्रपति शासन की जो समय सीमा है ये कितने वर्ष तक हो सकती है? हाँ, 3 साल तक, पर एक साल करके उसको बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आप 3 साल एक बार में लगा दें। 1 साल का लगाया है, फिर उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर आप उसको एक्सटेंड कर दें, और ऐसे आप 2 बार एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि 3 साल तक, एक बार तो लगा दिया, 1 साल और बढ़ा दो, 1 साल और बढ़ा दो। तो एक्सटेंड करने का कारण पूछा जाता है कि भाई एक्सटेंड क्यों कर रहे हो। तो यहां पर याद रखना कि एक्चुअली में राष्ट्रपति शासन इसलिए यहां पर लगाया गया क्योंकि मेयरली या पॉलिटिक्स के कारण, यानी कि हो सकता है पॉलिटिक्स हो कि एक तो यहां पर इलेक्शन कराने हैं, ठीक, और अभी की जो कंडीशन है ये थोड़ी सी सौम्य आपको दिख रही है। तो अभी यहां पर याद रखना कि न्यूज में ये है कि बस यहां पर प्रेसिडेंशियल रूल समाप्त हुआ है,
प्रेसिडेंशियल रूल क्यों लगा था यह आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कुकी मैतेई जो डिस्प्यूट है ये चल रहा था। कुकी मैतेई डिस्प्यूट क्यों चल रहा था, क्योंकि इनका जो रहवास क्षेत्र है ये अलग अलग है। मैतेई का ये कहना है कि यहाँ के यानी कि जो कुकी हैं ये बाहर से आए हैं और ये पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, प्लेन पे ये आ जाएंगे तो हमारे जो रिसोर्सेस हैं ये इनसे छिनेंगे। साथ में ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं या फिर ये अप्रवासी लोग हैं यहाँ पर, इनको मणिपुर से बाहर निकाल देना चाहिए। कुकी का ये कहना है कि हम ही यहाँ के यानी प्रवासी हैं, ये अप्रवासी हैं। कौन? मैतेई। यानी कि इसलिए जो डिस्प्यूट है ये चल रहा है। इससे पहले 2023 के पहले तक यदि आप देखोगे तो ये जो डिस्प्यूट है ये उतना ज्यादा चर्चा में नहीं था। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? कुछ पॉइंट है, लिख लो। एक पॉइंट और था हाँ सर, जैसे चुनाव होने वाला है, जी। एक कानून है अप्रवासन कानून 2025। अभी तो बीरेंद्र सिंह वहां पर है ना सीएम, लेकिन एक मतलब कानून था जो अप्रवासन कानून 2025 है सर, इसमें सब कुछ पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि बिना आधार के ही व्यक्ति को मतलब कि बॉर्डर से दूर वहाँ जो देश के हैं, लेकिन हमने देश से भी बातचीत नहीं की कि ये उनके नागरिक हैं, तो इस पे भी डिस्प्यूट हो रहा है। अच्छा, तो इसमें बिना नाम शायद आप क्लियर नहीं बोल पा रहे हो, एक बार मेरे को बता देना। ऐसे ही सर अप्रवासन कानून 2025। अप्रोशन, अच्छा हाँ, अप्रवासन, आप्रवासन, वही तो आप्रवासन कानून। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ मुझे लगा कि इंग्लिश वर्ड है क्या कोई, अप्रोशन। हाँ ठीक है, आप्रवासन कानून। हाँ हाँ समझ गया मैं। बिना आधार के सर, तो हम उनके जब वो जहाँ रह रहे हैं जो वहाँ के निवासी हैं, हम बिना आधार के अगर वो करेंगे तो उनको भी तो बाहर नहीं ला सकते हैं ना। बिना आधार के क्या, यानी किसी व्यक्ति को पकड़ेंगे बॉर्डर पे, जो कोई भी इसका बोलता है कि ये मतलब कि अप्रवासी है, तो उसे हम मतलब कि वो जेल के अंदर या किसी जो होता नहीं क्या वो बोलते हैं अप्रवासी, हाँ 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 समझ गया वहाँ मैं। रखने के लिए। रेफ्यूजी हाउस है ना, जो शेल्टर वगैरह होते हैं। नहीं नहीं, आपको प्रूफ, आप प्रूफ करोगे ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई बिना किसी, ठीक, बिना जांच पड़ताल के, बिना किसी उसके आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। सॉलिड प्रूफ नहीं दिया है। जैसे सॉलिड प्रूफ होना चाहिए ना, वैसे नहीं है। मुझे ऐसा लगता है चुनाव की वजह से इन्होंने कुछ पॉलिटिक्स उसमें जोड़ दिया। नहीं ऐसा तो यानी देखो थोड़ा तो कानून को मैनिपुलेट करके भी बताया जाता है। सही मायना ये है कि यदि कोई भी कानून है उसको मैनिपुलेट करके बताया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा है। हमने कानून अभी नहीं पढ़ा, मैं सही बताऊं आप्रवासन कानून अभी मैंने पढ़ा नहीं है, पर यदि पढ़ोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें किसी व्यक्ति को शक के आधार पर, हाँ शक हुआ फिर उसके बाद आप प्रूफ करिए कि आप अप्रवासी नहीं है, हाँ तो शक के आधार पर तो शक ही तो सब। सर के आधार पर उन पर जांच किया सर, लेकिन हम ऐसे और किसी को वहाँ के निवासी को भी फिर वो कर सकते हैं फिर सर, वो मान लीजिए जैसे जो पुराने लोग उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो इस वजह से ये चीज इस पे अटका हुआ सर, वो उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना तो प्रूव नहीं कर पाएंगे। अरे तो जन्म प्रमाण पत्र पर क्यों बात आ रहे हो, मार्कशीट होगी आपका, कोई ना कोई 100 साल से यदि आप किसी एरिया में रह रहे हो कुछ ना कुछ तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। आपने कहीं ना कहीं काम किया होगा, तो आपने टैक्स पे किया होगा। चलो आपने टैक्स पे नहीं किया तो कम से कम आपका राशन कार्ड होगा, है ना, गरीब हो तो राशन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा आपका, आधार कार्ड होगा तो किसी का तो कनेक्शन होगा। यदि मान लीजिए आप यहां पर रह रहे हो तो आपका खानदान होगा, तो उस खानदान में तो किसी का कार्ड होना, यानी उसके पास तो कागज होंगे। यदि मालूम मैं प्रूफ नहीं कर पा रहा, भाई मैंने बताया था कि वोटर लिस्ट वाला मेरा इशू, ठीक, तो मैं प्रूफ नहीं कर पा रहा कि आई एम इंडियन, सो मैं प्रूफ नहीं कर पा रहा हूं, मेरे भाई तो प्रूफ कर पाएंगे, मेरी बहन प्रूफ कर पाएगी, मेरे पिताजी प्रूफ कर पाएंगे, अरे कोई नहीं कर पा रहा। मैं यहां पर इतने साल से यदि रह रहा हूं तो आप लोग तो प्रूफ हो ना, लो कितने साइन चाहिए, 150 साइन अकेले चाणक्य से निकलेंगे, तो ये प्रूफ ही तो है।
तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना किसी ना किसी प्रकार। गवर्नमेंट ये थोड़ा ना बोल रही कि नहीं आप ही का होना है, प्रूफ होना चाहिए ना, मैं प्रूफ करूंगा। तो यही तो बात है, सिंपल सी बात है कि यदि मेरा नाम उससे कटा SIR, ठीक, तो क्या करेंगे मेरे यानी घर वाले, उन्होंने कहा क्या प्रूफ चाहिए, ये प्रूफ चाहिए, लो मैं 2003 में था यहां पर, ठीक, सिटीजनशिप के लिए कितना मांगते हो आप, 10 साल ना, 12 साल, 15 साल, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, ये लो मेरा, ये लो मेरे दादाजी का सर्टिफिकेट। जब ये दादाजी का सर्टिफिकेट, ये किसकी संतान, मेरी, तो हो गया ना, सिंपल सी, जोड़ो नाम, जुड़ गया ना। हाँ मतलब सर कानून थोड़ा मेरे को समझ नहीं आया। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कानून समझ हो सकता है ये, यानी थोड़ा सा आप गलत बोल रहे होगे, क्षमा चाहता हूं मैं, पर थोड़ा सा ये गलत बोल रहे होगे आप कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर, हाँ शक के आधार पर आप उठा लो, शक के आधार पर आप उसको प्रूफ करने से नहीं रोक सकते, वो प्रूफ कर देगा, क्योंकि शक के आधार पर। इससे लोग क्यों घबराए हैं भाई, आपको डर लग रहा है क्या प्रवासी कानून से, आपको डर लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, सर मैं तो इंडियन हूं, मेरे पास सिंपल सी बात है, जब है तो क्यों डर रहे हो। इतने लोग बैठे हुए, किसी को अरे आप प्रवासी कानून लागू हो गए, कोई गया क्या आंदोलन करने के लिए, किसने उठाया बोर्ड, मैं असम के कॉन्टेक्ट में बोल रहा हूं। आसाम में तो है ना रोहिंग्या मुसलमान, हाँ वही कह रहा हूँ, उसके कॉन्टेक्ट में, तो इंडियन नहीं कह रहा, हाँ वो जो असम वाला क्षेत्र है, हाँ हाँ, उधर की बात कर रहा हूँ। तो आसाम में तो रोहिंग्या मुसलमान है, वो तो है ही प्रवासी भारतीय। आप यदि मान लो आप कह रहे हैं कि आप, यानी कि आप पॉलिटिशियन है ना, आप कह रहे हो कि भाई ये कानून गलत है, तो कानून गलत क्यों है, बिकॉज ऑफ वोट बैंक की राजनीति है ना। यदि इस कानून में क्लॉज गलत है तो गलत क्या है वो बताओ, और दूसरी बात है कि यदि गलत है ये, ठीक है, तो क्यों गलत है ये बताओ। आप बोल रहे हो कि यहां पर क्या शक के बिना पे गिरफ्तार कर लेंगे ऐसा वैसा, अरे हाँ, रिसोर्सेस पर पहला जो राइट है ये इंडियंस का है, ठीक है, ये अप्रवासी आते हैं और अप्रवासी यदि यहां पर रह रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे यानी जो इंडियन भाई बहन है उनके रिसोर्सेस का जो हक है, ये जो राइट है ये मार रहे हैं, उनका राइट कम हो रहा है। सीधी सी बात है कि जॉब आपको मिलनी चाहिए, ठीक है, वो आए हैं तो बोलेंगे भाई मैं अप्रवासी, मैं किस कैटेगरी का, इस कैटेगरी का, क्योंकि मेरी पॉपुलेशन कम, ठीक है, मेरे पास रिसोर्स कम, जॉब ले गए, मिलनी किसको चाहिए, आपको। तो रिसोर्सेस पर पहला राइट किसका, आपका, अप्रवासी आए ले गए, और गवर्नमेंट ने इनका सपोर्ट किया, क्यों, क्योंकि ये आए हैं तो इनके पास रिसोर्सेस नहीं है, बात सही है, और रिसोर्सेस में सबसे पावरफुल रिसोर्स क्या, एजुकेशन, एजुकेशन नहीं है, वही तो वोट बैंक है। सरकार कैसे फॉर्म होती है बताया था कि सरकार फॉर्म होती है तो एक्चुअली में आप देखो कि वोट बैंक कहां है, वोट बैंक गरीब तबके के पास है, गरीब को गरीब रखना ही चाहती है गवर्नमेंट, तो इसीलिए बोलती है कि नहीं क्यों बाहर जाएंगे, सरकार के द्वारा बनाया गया कानून बिल्कुल सही है, यदि बाहर के हैं तो बाहर भेजो, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेस पर पहला हक इंडियन का। तो सर ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर कहां गया, क्या आप मानव नहीं है, तो फिर से वही बात आ जाती है कि मानवता का ठेका अकेले क्या हमने ले रखा है, नहीं ना, सबने ले रखा है, तो आधे भेजो इंडिया में, आधे भेजो पाकिस्तान में, आधे भेजो बांग्लादेश में, जा तीनों बांटेंगे, कोई दिक्कत की बात, ये सर मतलब इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। हमने इसलिए 1967 का जो संयुक्त राष्ट्र वो शिविर का अप्रवासी शिविर वाला था, तो हम अपने आप उनको शरण देंगे, इसीलिए साइन नहीं किया था। बिल्कुल सही बात है, यानी हर एक बिल हो, कोई भी कानून हो, उसके ना पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलो 2 मिनट लिख लेना, लिखिएगा। मणिपुर में कब से था यार ये, फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू था, राष्ट्रपति शासन लागू था, जो 13 फरवरी 2026 को समाप्त हुआ, 13 फरवरी 2026 को समाप्त हुआ। भारतीय संविधान में इसका वर्णन आर्टिकल नंबर 356 में है, भारतीय संविधान में इसका वर्णन आर्टिकल या अनुच्छेद 356 में है, अनुच्छेद 356 में है। अब अनुच्छेद 355 लिखना, इसमें बताया गया है केंद्र का यह कर्तव्य हुआ, या फिर केंद्र का यह कर्तव्य है कि वह अनुच्छेद 355
केंद्र का यह कर्तव्य है कि वह राज्य में शांति बनाए रखेगा। अनुच्छेद 365। अगर राज्य केंद्र की बात नहीं माने, यदि राज्य केंद्र की बात नहीं माने तो इसे शासन का या तो इसे शासन की विफलता माना जा सकता है। तो इसे शासन की विफलता माना जा सकता है। इन शॉर्ट बात यही है। ठीक है, लिखना। पहले ये याद रखिएगा कि 6 महीने के लिए था, फिर बाद में इसको 6 महीने और एक्सटेंड किया गया। मैक्सिमम लिमिट है इसकी 3 साल, बट 3 साल कभी यानी बहुत रेयर केस में ये लगता है, बाकी और कुछ नहीं है। नाउ आइए नेक्स्ट, इसमें आता है माउंटेन बर्ड्स माइग्रेशन। ठीक है, माउंटेन बर्ड्स माइग्रेशन। आपने ये बात सुनी है, ये एक प्रकार की स्टडी है, याद रखो। इस स्टडी में कहा गया है माउंटेन बर्ड्स माइग्रेशन के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माउंटेन बर्ड्स माइग्रेशन? माउंटेन बर्ड्स माइग्रेशन कहता है कि भाई आपने कभी ना कभी ये बात सुनी होगी, मैंने पता नहीं बताई है या नहीं, कि जो बर्ड्स हैं ये एक्चुअली में ना माइग्रेट करती हैं, यानी कि हजारों किलोमीटर ये ट्रेवल करती हैं, और ये कैस्पियन सागर से, कैस्पियन सी से चिल्का लेक के आसपास, चिल्का नहीं, सामर लेक के आसपास वाले एरिया में, चिल्का लेक से सामर लेक के आसपास वाले एरिया में आती हैं। ये यदि आप देखोगे तो केवलादेव लेक के आसपास वाले एरिया में आती हैं। दैट मीन्स कि अलग अलग एरिया में आपको प्रवासी और निवासी पक्षी देखने के लिए मिलेंगे। बताइए क्या ये बात मैंने बताई? नहीं बताइए, वेरी गुड, है ना। अलग अलग एरिया में आपको प्रवासी और निवासी पक्षी देखने के लिए मिलेंगे। इसी प्रकार से एक नेशनल पार्क है बाय द नेम ऑफ डेजर्ट नेशनल पार्क। अब जरा देखना कि एक्चुअली में ये आते क्यों। हम ये समझते हैं कि भाई ये गर्माहट लेने के लिए आते हैं, यानी कि ठंडा क्षेत्र है कैस्पियन सागर, और अलग अलग एरिया, ठीक है, जैसे कि यदि आप उज्बेकिस्तान देखोगे, अरल सी देखोगे, ये तमाम प्रकार के जितने भी एरिया है ये ठंडे एरिया है। तो एक जनरल सी थ्योरी क्या कहती है कि भाई ये कोल्ड एरिया से वार्म एरिया की ओर, कोल्ड से ये वार्म एरिया की ओर आते हैं, और ठंडक पाना इनका मेन उद्देश्य होता है, गर्माहट पाना इनका मेन उद्देश्य होता है, यही लगता है। याद रखना कि एक नई स्टडी आई है, और इस नई स्टडी में यह बताया गया है कि आप ही मुझे बताओ कि जब विंटर सीजन होता है, जब हमारे यहां गर्मी होती है, तो विंटर सीजन में एक्चुअली में जो प्रोडक्टिविटी है ये बढ़ती है या घटती है? जल्दी बताइए, विंटर सीजन में जो प्रोडक्टिविटी है ये बढ़ती है या घटती है? हाँ, विंटर सीजन में घटती है। बस सिंपल सी बात है, घटती है, पक्का 100% कम होती है, प्रोडक्टिविटी घटती है। और प्रोडक्टिविटी क्यों घटती है? बिकॉज ऑफ की ड्यू टू टेम्परेचर। बट यदि विंटर सीजन में आपने देखा हो तो इंसेक्ट्स बढ़ते हैं या घटते हैं? इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, ये भी कम हो जाते हैं। और समर सीजन में यदि आप देखोगे, समर सीजन में बढ़ जाते हैं। अब बात समझो, यानी कि जहां पर समर सीजन होगा, यानी कि जहां पर गर्मी होगी, वहां पर ये जो इंसेक्ट्स हैं ये ज्यादा होंगे, और जहां पर ठंडी होगी वहां पर इंसेक्ट्स कम होंगे। अब फूड की अवेलेबिलिटी भी हम देख रहे हैं कि फूड की अवेलेबिलिटी यहां पर कम होगी, और यहां पर आपको फूड की अवेलेबिलिटी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। अब इन सिंपल वर्ड यदि हम बात करें तो इन बर्ड्स का जो मेन भोजन है वो क्या है? या तो ये इंसेक्ट या फिर अदर जो फूड है, ये बात समझे। अब एक्चुअली में जो एरिया ज्यादा ठंडा है वहां पर फूड की अवेलेबिलिटी कम, इंसेक्ट कम, इनका मेन भोजन ये है, और इसीलिए ये माइग्रेट करते हैं हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर। कहां आते हैं? ये गर्म क्षेत्रों में। और जब गर्म क्षेत्र ठंडे होने लगते हैं तो फिर ये वापस माइग्रेट करके कहां जाते हैं? इन एरिया में। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में जो स्पीसीज या फिर जो इंसेक्ट्स हैं, जो प्रोडक्टिविटी है, इसका उतार एंड चढ़ाव आपको देखने के लिए मिलता है। तो नई स्टडी ये कहती है कि एक्चुअली में जो बर्ड माइग्रेशन है, जनरली इसके बारे में कहा जाता था कि ये बस इसलिए होता है ताकि जो बर्ड्स हैं ये अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाए। बट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इतना दूर ट्रैवल नहीं करेंगे। तो बॉडी टेम्परेचर के बारे में कहा क्यों जाता था? बिकॉज कि ये एक तो रेप्टाइल्स भी होते हैं, जैसे कि आपने उसके एक कछुआ था ना,
ऑलिव रिडले, ये भी आर्कटिक सर्किल के आसपास से आता था ट्रेवल करते हुए, और यहां पर ये रिप्रोडक्शन करता था, अपने अंडों को सेने का ये काम करता था। तो कोई भी एनिमल इतना ज्यादा ट्रेवल करते हुए जब आता है जब उसको ये लगे कि भाई साहब ये क्षेत्र मेरे लिए एप्रोप्रिएट है, यानी कि टेम्परेचर मेंटेन होगा तो फूड कंजम्पशन बढ़ेगा, फूड कंजम्पशन यदि अच्छा होगा तो इसकी जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है ये अच्छा होगा, तो इसके आने वाले जो ऑफस्प्रिंग है वो अच्छे होंगे, यानी कि वो भी फर्टाइल होंगे, और यदि वो फर्टाइल होंगे तो इनकी जो पॉपुलेशन है ये कंट्रोल रहेगी। तो यहां पर याद रखना कि एक्चुअली में बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है ये बहुत ज्यादा तेजी से खत्म हो रही है। इसका एक मेन कारण तो वही है अर्बनाइजेशन, बट यदि आप देखोगे तो इसका एक और मेन कारण निकल के आता है कि भाई अर्बनाइजेशन के कारण क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कई एरिया ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम भी हो रहा है। ठीक है, कम और ज्यादा का क्या फंडा है, क्योंकि मेनली तो कहा जाता है कि बढ़ रहा है, भाई बारिश भी तो डिसबैलेंस हो रही है ना। ठीक है, यदि गर्म रेगिस्तान है तो ठंड के वो दिन के समय बहुत ज्यादा गर्म होंगे, रात के समय उतने ही ठंडे भी तो हो जाएंगे। यदि वो स्नो कवर्ड कोई एरिया है, हिमाच्छादित कोई क्षेत्र है, जो है कि बर्फ भी पिघलेगी, गेटिंग माय पॉइंट। अब बर्फ पिघलेगी मतलब कि ठंडे क्षेत्र गर्म हो रहे हैं, कार्बनाइजेशन के द्वारा जो कार्बन है ये एटमॉस्फेयर में, वातावरण में मुक्त हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो याद रखना कि एक्चुअली में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट आपको दोनों देखने के लिए मिलेंगे। जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में ये कहा जाता है कि CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। यदि CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है दैट मींस कि आप देखोगे कि पौधों की जो प्रोडक्टिविटी है ये भी बढ़ रही है। बात समझे ना? क्यों? क्योंकि वो जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये भी बढ़ेगी, तो पौधों की, प्लांट्स की जो प्रोडक्टिविटी है ये भी बढ़ेगी। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भले ही कम होगी बट एकल जो उत्पादकता है ये बढ़ेगी। बात समझे? ओवरऑल और एकल उत्पादकता में फर्क जानते हो? नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते, हाँ कि ना? ये कैसी मुंडी हिला रहे हैं? एकल उत्पादकता और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में यदि आपको अंतर करना हो तो ऐसा है कि भाई पहले ये एक एरिया था, यहां पर 100 पेड़ थे, और इन 100 पेड़ की यदि आप उत्पादकता के बारे में बातचीत करते तो आपने बोला कि ये 100 पेड़ मिलकर 1000 किलो क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। एक पेड़ से निकलने वाली जो उत्पादकता है ये कितनी हो गई? 10 किलो। ठीक है, मैथ्स आता नहीं है अपन को। ठीक, कितनी हो गई? 10 किलो। अब आपने क्या बोला कि भाई क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि आप वनों को काट रहे हैं, नगरीकरण कर रहे हैं और औद्योगिकरण कर रहे हैं, इसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मुक्त हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं हो रही है, एक्चुअली में कार्बन मुक्त हो रहा है, जो कि ऑक्सीजन के 2 अणुओं से क्रिया करके ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। इन सिंपल वर्ड ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट नहीं निकलती, कार्बन निकलता है, ऑक्सीजन के 2 अणुओं से क्रिया करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ये बना लेता है। बात समझ में आई? यहां पर याद रखो कि आपने डिफॉरेस्टेशन किया, यानी कि वनों को काटा, इंडस्ट्री लगाई, शहर बसाया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई, तो इसके कारण हम मान लेते हैं कि पहले यहां पर कितने पेड़ थे? 100 पेड़ थे, यानी कि 100 जो प्लांट्स हैं ये आपको देखने के लिए मिल रहे थे। अब कितने मिल रहे हैं? यहां पर 50 प्लांट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। 150 प्लांट्स यदि आपको देखने अंतर है, तो अब आपने बोला कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ी मतलब कि अब जरा देखो, आपने क्या बोला कि सर यहां पर ये 1000 किलो क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। बात समझिए? अंतर आया क्या? अंतर आया? नहीं, यहां अंतर आया कि पहले 100 पेड़ मिलकर 1000 किलो बना रहे थे, अब 50 पेड़ मिलकर 1000 किलो बना रहे हैं, मतलब कि एक प्लांट यहां पर अब कितना बना रहा है? 20 किलो। दैट मीन्स कि यह है एकल उत्पादकता और यह है ओवरऑल उत्पादकता। ठीक है, कुल और एकल। अब आपने बोला कि सर तो खतरा क्या है? जमीन भी कम हो गई, सॉरी जमीन भी बढ़ गई, प्लांट की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई, हम यहां से इंडस्ट्री से धुआं निकाले, ठीक है, यानी कि कार्बन निकाले, ये बना कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया प्लांट ने, साइकिल कंप्लीट हो गई। देखो हम दिमागदार हैं, मानव देखो होमो सेपियन क्या दिमागदार है, बोलेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन काम। पर भैया ये जो 50 प्लांट थे ना जो 1000 किलो उत्पादन कर रहे हैं, एक्चुअली में यदि 1000 होते, सॉरी ये यदि 100 होते तो दुगनी उत्पादकता नहीं हो जाती क्या? कहा कि सर एकल उत्पादकता बढ़ रही है ना, आपको क्या दिक्कत है? कहा कि सर डिपेंडेंसी आपकी इन पर ज्यादा हो गई ना, या 50 ही बचे हैं, ठीक है, यानी कि ये आप पेड़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि बूढ़े भी होंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इतने सभ्य तो नहीं है कि इनको कट ना करें,
आप इनको भी कट करेंगे तो फिर हमारे लिए फूड की रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा? तो आप बस इसको देख रहे हैं कि ये देखो ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ रहा है और यहां पर कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा। इफेक्ट आ रहा है ना, क्योंकि आप इसको तो कम करते जा रहे हैं, साथ में क्वालिटी पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं, आप क्वांटिटी पर फोकस कर रहे हैं। क्वालिटी से खेलने में और क्वांटिटी से खेलने में फर्क होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ, जिन्हें फर्क होता है। ठीक है, बात समझे? तो इसमें याद रखिएगा कि एक्चुअली इसको कहा जाता है कि एकल उत्पादकता बढ़ेगी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से, बट यदि ओवर और प्रोडक्टिविटी की हम बात करें तो ये ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगी? कम होगी। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझे? समझ में आया? इसको कहा जाता है एकल उत्पादकता और साथ में ओवर और प्रोडक्टिविटी। तो एक्चुअली में यदि आप देखोगे तो ये जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन के कारण ये बात कही जाती है कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, फूड कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और साथ में फूड की जो प्रोडक्टिविटी है ये बढ़ रही है, तो इसके कारण भी बर्ड्स माइग्रेट कर रहे हैं। इंसेक्ट्स कई जगह पर बढ़ रहे हैं, कई जगह पर घट रहे हैं। तो जिस एरिया में ये इंसेक्ट्स बढ़ रहे हैं वो बर्ड्स का मेन भोजन है, तो ये उस एरिया की ओर माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले ये कहा जाता था कि ये बस टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और प्रजनन क्रिया करने के लिए और साथ में जो अपने ऑफस्प्रिंग होते हैं इनको जन्म देने के लिए, संतति को बढ़ावा देने के लिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट करते हैं। बट नई स्टडी ये कहती है कि नहीं, ये एक्चुअली में विंटर और समर के अकॉर्डिंगली, यानी कि टेम्परेचर कम और ज्यादा जैसे ऐसे होता है उसके अकॉर्डिंगली माइग्रेट करते हैं अपने फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और साथ में जिस एरिया में इंसेक्ट्स आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे ये वहां पर जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि कई बार ये ऊपर और नीचे भी होते हैं, यानी कि कई बार आप देखोगे कि किसी एरिया में यदि ये जा रहे हैं तो ये ऊपर की ओर ज्यादा ट्रेवल करेंगे और किसी एरिया की यदि ये ओर आ रहे हैं तो ये नीचे ज्यादा ट्रेवल करेंगे। भारत में जितने भी पक्षी आपको दिखाई देंगे ये आप आंख से देख सकते हो कि ये देखो ये उड़ रहा है, ये चील, ये गिद्ध, ये ऐसे उड़ रहे हैं। ये चंडीगढ़ में रहते हो, गिद्ध कई लोगों ने देखे होंगे यहाँ पर। ठीक है, पानी की टंकी पर अक्सर बैठे रहते हैं, सुबह सुबह उठा करो थोड़ा तो मालूम चलेगा। अपन उठते ही 8-9 बजे हैं तो बात अलग है। अरे एक बात, आप तो जल्दी उठते हो सर, मैंने बोला ना जल्दी उठते हो आप। छोड़ो यार, छोड़ो है तो यहाँ। हाँ, क्या हुआ? क्या बोल? मैम यहीं तक रहने दो, ऑनलाइन है, बोल दूं? चलिए ठीक, आगे आइए, है ना। तो यहां पर याद रखिएगा कि क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो कई बार इनकी हाइट भी ऊपर नीचे होती है, बिकॉज की हाइट के अकॉर्डिंगली भी जो प्रोडक्टिविटी है ये बढ़ती है और घटती है। जैसे कि यदि आपने हिमालय की बात करोगे, आप हिमालय में क्या 4000 मीटर की हाइट पर आपको कोई वेजिटेशन देखने के लिए मिलेगी? फूड रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिलेगी। ठीक है, इनसे पूछ लो, हिमाचल के हैं ये, ठीक है, मस्त पहाड़ों की वादियों में रहते हैं। अपने जैसे प्लेन में नहीं रहते सर। अपन लोग क्या है, हम लोग हैं प्लेन के इंसान, सब अवेलेबल, इजी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, गरीबी क्या होती है इनसे पूछो। पहाड़ों पे रहना है, ठीक है, वो बिल्कुल वीरान एक जगह है, टाइम पास कैसे करते हो आप? हैं? फैसिलिटीज हैं। इंसान कैसे होते हैं देखा है आपने? अपने ही आपको। चलो अच्छा ठीक है, तो लिखना 2-3 लाइन लिख लेना इस पे। लिखें, एक सेकेंड। आज मुझे बहुत अजीब लग रहा है यार। कुछ ज्यादा ही अजीब। पानी है किसी के पास? थैंक यू। लिखिएगा, हाल ही के अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान केवल तापमान नियंत्रण के लिए नहीं जाते हैं, या फिर केवल तापमान
संतुलन के लिए नहीं जाते हैं, अपितु अपितु एक सेकेंड, हाँ, अपितु ऊर्जा प्रवाह बनाए रखना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। ऊर्जा प्रवाह बनाए रखना इनका मुख्य उद्देश्य होता है तथा पक्षियों का प्रवासन उस क्षेत्र में अधिक होता है जहां भोजन की उपलब्धता अधिक हो। इनका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा प्रवाह, क्या लिखा मेरे से पूछना ही दोबारा है ना, इनका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा प्रवाह बनाए रखना इनका मुख्य उद्देश्य होता है तथा पक्षियों का प्रवासन उन क्षेत्रों की ओर अधिक होता है जहां भोजन की उपलब्धता अधिक होती है, जहां भोजन की उपलब्धता अधिक होती हाँ, भोजन की इनका जहां भोजन की उपलब्धता अधिक होती है तथा प्रतिस्पर्धा कम होती है, तथा प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन कम होता है, वह इनमें ऊर्जा का प्रवाह यानी ऊर्जा संतुलन अच्छा बना रह सकता है, अच्छा बना रह सकता है। सदैव पक्षियों द्वारा उसी क्षेत्र का चयन किया जाता है, प्रवासन के लिए उसी क्षेत्र का चयन किया जाता है। सदैव पक्षियों द्वारा प्रवासन के लिए उसी क्षेत्र का चयन किया जाता है। शीतकाल के दौरान निम्न अक्षांशों पर, शीतकाल के दौरान निम्न अक्षांशों पर, ये ऊंचाई के अकॉर्डिंगली हम लिख रहे हैं, शीतकाल के दौरान निम्न अक्षांशों पर भोजन, निम्न अक्षांशों लो एल्टीट्यूड, भोजन और इंसेक्ट को क्या बोलेंगे, कीड़े मकोड़ों, अपना अपना नाम लिख लेना। इनका लिख लो, ठीक, की संख्या बढ़ जाती है, कीड़े मकोड़ों यानी कि भोजन, और भोजन की उपलब्धता अधिक होती है, जिससे पक्षियों का प्रवास निम्न अक्षांशों की ओर होता है। हाँ, भूमध्य रेखीय प्रवेश, पहाड़ों का पर्वतपतीय प्रदेश, यहां पर गर्म है ना, हाँ 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 हाँ, वही भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय जो गर्म क्षेत्र है वो, हम इसको थोड़ा सा ट्रिपिकल भाषा में लिख रहे हैं, सामान्य में ये है, सामान्य समझ लिया ना। समर सीजन में यानी कि सबमर्सिबल मत लिख लेना, ठीक है, लिखिएगा गर्मियों के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों पर
भोजन की उपलब्धता बढ़ जाने से, भोजन की उपलब्धता बढ़ जाने से पक्षियों का प्रवासन उच्च अक्षांशों की ओर हो जाता है। पक्षियों का प्रवासन उच्च अक्षांशों की ओर हो जाता है, अर्थात प्रवासन का मुख्य उद्देश्य भोजन की उपलब्धता अनुसार, भोजन की उपलब्धता अनुसार ऊर्जा संतुलन को बनाए रखना है, ना कि तापमान संतुलन, ना कि तापमान संतुलन। संतुलन बात समझ में आया? आगे बढ़े, लिखिएगा। यह स्टडी या फिर यह अध्ययन, यह रिसर्च लगभग 34 माउंटेन क्षेत्रों पर किया गया। माउंटेन क्षेत्रों पर, 34 माउंटेन क्षेत्रों पर किया गया, नहीं 34 माउंटेन क्षेत्रों पर या पर्वतीय क्षेत्रों पर 10,000 से अधिक बर्ड्स, 10,000 से अधिक पक्षियों पर किया गया तथा इसमें इंग्लिश में लिखना, सीजनल एलिवेशनल, हाँ, सीजनल एलिवेशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिम्युलेटर, सिम्युलेटर का इस्तेमाल किया गया, का मॉडल का यूज किया गया। का मॉडल का यूज किया गया, ठीक है, जिससे संसाधनों की उपलब्धता, प्रतिस्पर्धा और ऊर्जा दक्षता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, हाँ, जिससे संसाधनों की उपलब्धता, प्रतिस्पर्धा और ऊर्जा दक्षता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर एंड होती है और इसको हम नेक्स्ट सैटरडे को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ड्यू टू सम इश्यूज। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।